तो आज हम पार्टनरशिप एक्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट 3 स्टार्ट करने वाले हैं। पार्टनरशिप एक्ट के अंदर इंस्टीट्यूट की बुक में, इंस्टीट्यूट यानी कि ICAI की बुक में 3 यूनिट्स हैं। यूनिट नंबर 1 हम कर चुके हैं, बहुत छोटा सा था, ईजी सा था। यूनिट नंबर 2 अभी हम लोगों ने नहीं किया, और यूनिट नंबर 3 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यूनिट नंबर 3 हो जाएगा, इसके बाद हम यूनिट नंबर 2 करेंगे। क्लियर हो गई बात। यूनिट 3 के अंदर किस बारे में हमें बातें करनी है, किस बारे में हमें चर्चा करनी है? तो यूनिट 3 के अंदर हमें बातें करनी है अबाउट द रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। एक पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, और उसकी डिसोल्यूशन से रिलेटेड। डिसोल्यूशन समझ आता है आप लोगों को? व्हाट डू मीन बाय डिसोल्यूशन? जब एक फर्म डिसॉल्व होती है तो उसकी डिसोल्यूशन से रिलेटेड क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। देखो, लॉ इज नथिंग बट रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो हम देख रहे हैं जब से हमने लॉ पढ़ना शुरू किया है, हमने रूल्स एंड रेगुलेशन ही पढ़े हैं, ठीक है ना। क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, यही पढ़े हैं। तो आज की क्लास में हम लोग रजिस्ट्रेशन के पहले रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ेंगे और फिर डिसोल्यूशन के पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विथ द रजिस्ट्रेशन पार्ट। यूनिट नंबर 2 के अंदर काफ़ी थ्योरी है और थोड़ा लेस इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसलिए उसको बाद में करेंगे। पहले हम यूनिट 3 कर लेते हैं। हमारे सबसे इंपॉर्टेंट भी यही है, यूनिट 3 है। तो आइए जी देखिए, यूनिट नंबर 3 रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो सबसे पहले आते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म के ऊपर। ये अगेन PDF में आपके साथ शेयर कर दूंगा, जैसे मैंने यूनिट 1 का शेयर किया था, यूनिट 3 का भी शेयर कर दूंगा। तो ये PDF के अंदर जो भी नोटिंग है ये आप अपने रजिस्टर्स में कर लिया करो घर जा करके, रिवीजन भी हो जाएगा और नोट्स भी बन जाएंगे, दोनों काम हो जाएंगे। पूरे के पूरे पार्टनरशिप एक्ट के मैंने चार्ट्स आपके साथ ऑलरेडी ग्रुप पे शेयर कर दिए हैं। तो आप घर जा करके जब भी रिवाइज करें तो चार्ट्स को ज़रूर देखें, चार्ट्स रिवीजन ज़रूर करें, और चार्ट्स ही हैं जो आपको CA फाउंडेशन के लॉ के पेपर में पास करवाएंगे, ये याद रखना, उन्हीं से आप पास होने वाले हो। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स, तो इफ रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म मैंडेटरी अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, क्या रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म मैंडेटरी है? एक पार्टनरशिप फर्म कैसे बनती है, पहले तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। यूनिट 1 में क्या था? एक पार्टनर से पार्टनरशिप फर्म नहीं बनती। 2 या 2 से ज़्यादा लोग अगर एग्री करें कि उनको मिलकर के कोई बिजनेस करना है तो क्या करते हैं, एक पार्टनरशिप डीड बनाते हैं, एक एग्रीमेंट बनाते हैं जिसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। उस एग्रीमेंट के अंदर वो सारी चीज़ें लिखते हैं कि हम कितना कैपिटल लेकर के आएंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, लॉस शेयरिंग रेशियो जो कि अलग हो सकता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, वो क्या होगा। फिर उसके अलावा और जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलेगा, ये सारी चीज़ें, ड्राइंग्स कौन कितनी कर सकता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना देना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें उसके अंदर लिखी होती है। तो एक पार्टनरशिप फर्म बन चुकी है, पार्टनरशिप फर्म बन चुकी है, और अब हमें उस पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना है कि नहीं, ये क्वेश्चन है। तो क्या एक पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करवाना मैंडेटरी होता है? आंसर इज नो, ऑप्शनल होता है। करवाना चाहो तो करवा लो, नहीं करवाना तो मत करवाओ। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते पार्टनरशिप फर्म का तो उसके कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, वो हमको समझने हैं। बट पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करवाने के ड्रॉबैक्स बहुत ही कम है, फ़ायदे बहुत ज़्यादा है। और ड्रॉबैक सिर्फ एक ही है मोटा मोटा, और वो ये है कि आपका पैसा खर्च होता है। आपके अराउंड मैंने बताया था रियल लाइफ में 10,000 के आसपास खर्च हो जाता है एक पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करवाने में। और अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर नहीं करवाते, विदाउट रजिस्ट्रेशन उसको चलाते हो, कोई कुछ नहीं बोलता, वो भी वैलिड है, लीगल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और उसमें खर्चा कितना आता है? 200-300 रुपये। तो 200-300 रुपये में एक पार्टनरशिप फर्म क्रिएट हो जाती है। रजिस्टर करवाना है तो और 10,000 रुपये लगते हैं, टोटल 10,300 रुपये का खर्चा आ गया, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन करवाने के फायदे बहुत सारे होते हैं, क्या होते हैं हम पढ़ेंगे। तो पहले तो इफ रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म मैंडेटरी अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, तो इन इंडिया रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज ऑप्शनल। सबसे बड़ी बात, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म क्या है? ऑप्शनल है, एक्सेप्ट इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वेयर इट इज कंपलसरी। बट अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म महाराष्ट्र स्टेट में है तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है। इफ द फर्म इज नॉट रजिस्टर्ड देन द फर्म सफर्स फ्रॉम सर्टेन डिसेबिलिटीज। अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको फेस करनी पड़ेंगी कुछ डिफिकल्टीज, ठीक है ना। इफ द फर्म इज नॉट रजिस्टर्ड देन द फर्म सफर्स फ्रॉम सर्टेन डिसेबिलिटीज एंड हेंस इट इज एडवाइजेबल टू गेट इट रजिस्टर्ड। और इसलिए हर कोई एडवाइस करता है, CA हमेशा एडवाइस करेगा कि रजिस्ट्रेशन करवा लो। अब आगे चल के आपको पता चलेगा कि ये डिसेबिलिटीज़ क्या है, क्यों एक पार्टनरशिप फर्म एक डिसेबिलिटी की उसमें डिसेबिलिटीज़ आ जाती है अगर वो रजिस्टर्ड नहीं होती तो।
कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स इज रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर आपको पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन करवाना है, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो आपको हर एक पार्टनर की कंसेंट चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि 4 पार्टनर में से 2 बोल रहे करवा लो, 2 बोल रहे मत करवाओ और फिर भी करवा ली, ये नहीं चलेगा। रजिस्ट्रेशन करवाना है तो चारों पार्टनर्स की एग्रीमेंट चाहिए, चारों पार्टनर्स बोले हाँ जी करवा लो तभी होगा। एक भी अगर मना करेगा तो रजिस्ट्रेशन मत करवाओ। प्रोसेस क्या है? तो पहले पार्टनर्स हैं, 2 लोग हैं, लेट से 2, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, 3 ले लो, ठीक है ना। पार्टनर्स हैं, ये क्या करेंगे? फाइल करेंगे स्टेटमेंट्स साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स अलॉन्ग विथ फीस। किसको फाइल करेंगे, किसको भेजेंगे? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को भेजेंगे। हर एक एरिया के अंदर एक रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स होता है। जैसे कि नोएडा में जितनी भी फर्म्स हैं, अगर उनको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो नोएडा का जो रजिस्ट्रार है वो मेरे ख्याल से दादरी में है, शायद मैं श्योर नहीं हूँ, शायद दादरी में है, ठीक है ना, या फिर गाजियाबाद में है। तो फाइल स्टेटमेंट साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स अलॉन्ग विथ फीस। तो आपको फीस के साथ आरओएफ को, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स फर्निश करने हैं, फीस देनी और डॉक्यूमेंट्स देने हैं। फिर आरओएफ क्या करेगा? उनको वेरीफाई करेगा, चेक करेगा और अप्रूवल देगा। उसने आपको अप्रूवल दे दिया यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। अप्रूवल कैसे देगा? बोलेगा हाँ जी आपको मैंने रजिस्टर कर लिया है, और प्रूफ के लिए क्या देगा? एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देगा। तो आरओएफ इशूज सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो आपने अगर कभी ध्यान दिया हो तो बहुत सारे शॉप्स के आगे या बहुत सारे एडवोकेट्स के शॉप के आगे या ऑफिस के आगे लिखा होता है, जैसे मैं ले लेता हूँ ABC एंड एसोसिएट्स, या फिर ABC एंड कंपनी। ये जनरली पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं, ये जनरली क्या होती हैं? पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं। अब ये रजिस्टर्ड है कि नहीं कैसे पता चलेगा? अगर इनके नाम के आगे ब्रैकेट में REG डॉट लिखा है या फिर रजिस्टर्ड लिखा है यानी कि वो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है, और अगर ये नहीं लिखा, सिर्फ इतना लिखा है, तो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म नहीं है। सिंपल। तो एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म की पहचान क्या है? उसकी पार्टनरशिप फर्म के नाम के आगे क्या लिखा होगा? रजिस्टर्ड लिखा होगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है, आइए जी यूनिट 3, ठीक है। तो आरओएफ आपको क्या देगा? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देगा जो प्रूफ होगा कि आप रजिस्टर्ड हो, ठीक है ना। तो जैसे हमने यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया मयंक ईशान एसोसिएट्स, तो यहाँ पर क्योंकि ब्रैकेट में रजिस्टर्ड नहीं लिखा तो ये क्या है? एक अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है। बट अगर मैं लिखा मयंक ईशान एसोसिएट और ब्रैकेट में रजिस्टर्ड, तो यानी कि एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अच्छा, आप क्या फ़ायदे उठा सकते हो एक पार्टनरशिप फर्म के अगर वो अनरजिस्टर्ड है? तो आप उससे सामान खरीदो, उसको पेमेंट मत करो, वो आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि वो केस नहीं कर सकता। एक अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म कांट स्यू थर्ड पार्टी, वो थर्ड पार्टी उसको स्यू नहीं कर सकती। सबसे बड़ी डिसेबिलिटी तो यही है। अगर आपको थर्ड पार्टी को यानी किसी भी कस्टमर को या किसी भी सप्लायर को स्यू करना है, यानी कि उस पर केस फाइल करना है, तो आप एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म होने ज़रूरी हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो आप ये फ़ायदा उठा सकते हो चाहो तो, अनटिल एंड अनलेस वो कोई गुंडागर्दी पर ना आ जाए, क्योंकि गुंडागर्दी का कोई जवाब नहीं होता। वो आपके घर पर आकर के लूटपाट कर रहे हैं तो क्या ही कर लोगे, फिर तो देना ही पड़ेगा पैसा, ठीक है ना। व्हाट आर दी कंटेंट्स ऑफ स्टेटमेंट्स फाइल्ड विद आरओएफ? तो जो आप स्टेटमेंट्स फाइल करते हो आरओएफ के पास, जो भी स्टेटमेंट्स आप फर्निश करते हो आरओएफ को, इसमें क्या क्या चीज़ें जाती हैं, क्या क्या चीज़ें लगती हैं, ठीक है ना, डॉक्यूमेंटेशन में। तो पहले तो फर्म का नेम उसके अंदर होता है, डिटेल्स के अंदर फर्म का नेम आता है। प्लेस ऑफ बिजनेस वेयर फर्म इज सिचुएटेड, आपकी फर्म कहाँ सिचुएटेड है, कौन से स्टेट में सिचुएटेड है, उसका डिटेल्स दो। फिर द पार्टनर्स नेम्स एंड एड्रेस, पार्टनर के नाम और एड्रेस क्या है ये बताओ। नेम ऑफ द प्लेस वेयर फर्म हैज ब्रांचेस, अगर फर्म की ब्रांचेस है तो कहाँ कहाँ पर है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग बाय पार्टनर्स ऑफ द फर्म, किस किस डेट पे किस किस पार्टनर ने ज्वाइन किया। कभी कभी ऐसा होता है ना, पार्टनरशिप फर्म बहुत पुरानी 2 लोगों की थी, अब उसमें 10 लोग हैं तो 8 लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है, तो कब कब किस किस पार्टनर ने ज्वाइन किया है उसकी डिटेल्स दो। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ऑफ फर्म, आपका बिजनेस कब से शुरू हो गया, ठीक है। हो सकता है कि आप रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप फर्म बनाने के 3 साल बाद करवा रहे हो, ठीक है ना, क्योंकि ऑप्शनल होता है। तो आपने स्टार्टिंग में तो पार्टनरशिप फर्म बना ली, क्रिएट कर ली, बट रजिस्टर नहीं करवाया, 3 साल बाद होता है रजिस्टर करवाते हैं। तो जब भी रजिस्टर करवा रहे हो तो उसमें बताओ कि शुरू कब हुआ था, आपका बिजनेस पार्टनरशिप चल कब से रही है, ठीक है ना। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की डेट बताओ। द ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म ड्यूरेशन वाली है, फॉर अ फिक्स पर्टिकुलर ड्यूरेशन है, जो कि हमने टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में पढ़ा था। तो अगर आपकी ड्यूरेशन है, पार्टनरशिप फर्म 1 साल की है, 2 साल की है, इतने ही टाइम ड्यूरेशन की है, तो उस ड्यूरेशन को भी मेंशन करो।
ठीक है ना। तो अगर आपके पार्टनर्स ने मिलकर के डिसाइड किया कि हम पार्टनरशिप हम बना रहे हैं बट सिर्फ 1 साल के लिए या सिर्फ 45 दिन के लिए, जब तक कुंभ का मेला चल रहा है, और जैसे वो खत्म होगा हमारी पार्टनरशिप हम डिसॉल्व हो जाएगी। तो अगर ड्यूरेशन वाली आपकी पार्टनरशिप हम है तो आप वो ड्यूरेशन को मेंशन करो। नोट, एनी चेंजेस इन पार्टनरशिप आफ्टर रजिस्ट्रेशन नीड टू बी कम्युनिकेटेड टू ROF। अच्छा, कई बार क्या होता है आपने रजिस्टर करवा ली पार्टनरशिप हो और फिर 2-4 महीने बाद एक नया पार्टनर आ रहा है या एक पार्टनर जा रहा है, तो आपकी पार्टनरशिप में चेंजेस हो रहे हैं। अब ये चेंजेस करवाने के बाद आपको ये चेंजेस भी बताने हैं ROF को, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को। ऐसा नहीं कि चेंजेस कर दिए कुछ बताया ही नहीं। कुछ नहीं बताओगे तो आप एक अनरजिस्टर्ड फर्म की तरह ही ट्रीट किए जाओगे आगे चल के। यानी आगे चल के एक पार्टनर लेट्स आपकी पार्टनरशिप फर्म में आया, ठीक है ना, और फिर आपकी पार्टनरशिप फर्म से किसी सप्लायर ने सामान खरीदा और पेमेंट नहीं करी और आप सोच रहे हो उस पर केस कर दो, आप केस ही नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जब केस करने जाओगे तो कोर्ट देखेगा कि रजिस्टर्ड हो क्या, हाँ कौन कौन है भाई, ये पार्टनर है, अरे तुम तो एक और पार्टनर दिखा रहे हो, इसमें तो मेंशन नहीं है, ठीक है ना। अब क्योंकि मेंशन नहीं है तो भाई ये केस हम नहीं ले सकते, तो आपका क्या हो गया, अनरजिस्टर्ड वाला स्टेटस हो गया। तो आपको अगर कोई भी चेंजेस होता है पार्टनरशिप फर्म में, उस चेंजेस को कम्युनिकेट करना है ROF को कि भाई आप अपने रजिस्टर में ये चेंजेस मेंशन कर लो जो हुए हैं हमारी पार्टनरशिप फर्म में। चाहे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ हो, चाहे एड्रेस चेंज हुआ हो आपकी ब्रांच का, किसी भी ब्रांच का, या हेड ऑफिस का, या पार्टनर कोई आया हो कोई गया हो, हर एक चीज़ आपको बतानी है, ठीक है ना। चेंजेस अगर कोई है तो आपको कम्युनिकेट करना है ROF को। व्हाट आर दी रिस्ट्रिक्शंस ऑन द नेम ऑफ द फर्म। अगर आपकी एक पार्टनरशिप फर्म है तो क्या उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस होती है नाम में? हाँ जी, बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं। आप अपनी पार्टनरशिप फर्म के नाम में ये सारे वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते। याद रखो, पार्टनरशिप एक्ट कब आया? 1932 में। बताओ तब क्या इंडिया आज़ाद हो गया था? नहीं, तब ब्रिटिशर्स का रूल था। तो ये जो पार्टनरशिप एक्ट बनाया किसने बनाया? ब्रिटिशर्स ने बनाया, हमने नहीं बनाया, ठीक है ना। ब्रिटिशर्स ने बना करके हमको समझ लो गिफ्ट दिया है, ये जो हम आज तक फॉलो कर रहे हैं। अब ब्रिटिशर्स ने क्योंकि बनाया, तो ब्रिटिशर्स ने क्या चाहा कि ऐसे रॉयल नेम्स जो हम यूज़ करते हैं सिर्फ हमारे लिए हैं, वो ऐसे एरा गैरा कोई भी पार्टनरशिप फर्म यूज़ ना करे। तो उन्हें क्लॉज डाल दिया कि अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो वो ये सारे अपने अपने पार्टनरशिप फर्म के नाम में, जो भी उसके नाम होगा पार्टनरशिप फर्म का, उसमें ये सारे वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकती। यानी एक पार्टनरशिप फर्म के नाम में क्राउन वर्ड, एम्परर, एम्पायर, इम्पीरियल, किंग, क्वीन, रॉयल, ये सारे वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते। यानी जैसे मेरी और ईशान सर की पार्टनरशिप का नाम लेट से मयंक ईशान एंड एसोसिएट्स है, ये चलेगा, बट मयंक ईशान एम्परर या मयंक ईशान एम्पायर रख दे तो ये नहीं चलेगा। मयंक एंड ईशान एम्पायर, मयंक एंड ईशान इम्पीरियल, ठीक है ना, किंग वर्ड, क्वीन वर्ड, रॉयल वर्ड, ये सारे वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते हम अपने नाम में। तो आप देखते होगे कि किसी भी पार्टनरशिप फर्म के नाम में ये सारे वर्ड्स कभी नहीं होते, और ना ही एक ऐसा वर्ड होता जो उसको लिंक करे टू द गवर्नमेंट, यानी कि उसके नाम में कभी भी गवर्नमेंट से रिलेटेड वर्ड्स नहीं हो सकते। एंड एंटरप्राइज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना, लिख दिया ना, मयंक ईशान एसोसिएट अ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, अ गवर्नमेंट एंटरप्राइज, ये सारी चीज़ें भी हम नहीं कर सकते। क्लियर हो गई बात, ठीक है ना। गवर्नमेंट ऐसा कोई भी आपके नाम में मेंशन नहीं होना चाहिए जिससे कि ऐसा लगे लोगों को कि आपकी फर्म जो है गवर्नमेंट से किसी भी तरीके से लिंक्ड है। बट स्टेट गवर्नमेंट की अगर आप अप्रूवल ले लो, जैसे स्टेट गवर्नमेंट से आपने अप्रूवल ले ली कि स्टेट गवर्नमेंट सुनो, हम अपनी पार्टनरशिप फर्म में जितने भी गरीब लोग हैं उनको पढ़ाएंगे, उनको कंप्यूटर की स्किल्स देंगे, टीचिंग्स देंगे, ठीक है। जो गवर्नमेंट की स्कीम्स भी होती है, आपने सुना होगा, कौन सी स्किल होती है? स्किल डेवलपमेंट इंडिया के अंडर स्कीम्स आती हैं बहुत सारी, जहाँ पे मेनली नोएडा जैसे शहरों में तो कम है, टियर 2 टियर 3 शहरों में क्या है, बहुत सारे सेंटर्स हैं जहाँ पर जाकर के लेडीज़ सिलाई सीखती हैं फ्री में। वो सब गवर्नमेंट के सेंटर्स होते हैं, वो सिलाई सीखती हैं, कंप्यूटर सीखते हैं, टैली सॉफ्टवेयर ये सब सीखते हैं और फ्री में सिखाया जाता है, फिर उनको जॉब्स दिलाई जाती हैं। अब वो तो फ्री में सिखा रहे हैं, बट उनको पैसा किससे मिल रहा है? गवर्नमेंट से मिल रहा है। अब अगर आपकी पार्टनरशिप हम ऐसा काम कर रही है जिसमें वो गवर्नमेंट का ही काम कर रही है, तो फिर आप गवर्नमेंट से परमिशन लेकर के अपनी पार्टनरशिप फर्म के नाम में ऐसा कोई चीज़ डाल सकते हो जिससे कि लगे कि आप गवर्नमेंट से लिंक्ड हो, बट आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा फ्रॉम दी स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि अगर मैं नोएडा में ऐसा कोई कंप्यूटर सेंटर खोलना चाहता हूँ जहाँ पर मैं फ्री में लोगों को सिखाऊँ, तो यहाँ पे मैं चाहूँगा उसमें बताना कि भाई ये जो है मयंक एंड ईशान एसोसिएट अ गवर्नमेंट एंटरप्राइज है या अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, इस तरीके से लिखना चाहूँगा अपने नाम के आगे। तो ये क्या लिख सकता हूँ? हाँ, बट मुझे यूपी गवर्नमेंट से, योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है, वो दे देते हैं तो लिख सकता हूँ। ईजी। आइए जी, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आया था और तब चल रहा था ब्रिटिशर्स का टाइम, और ब्रिटिशर्स ने ही एक्ट बनाया था और उन्हीं ने हमें गिफ्ट किया है। तो उन्हें बोले सारे नाम तो हम यूज़ करें, तुम कहाँ से कर लोगे भाई, ठीक है ना, हम सुपीरियर, तुम क्या हो, इन्फीरियर, तो ये नाम हमारे लिए तुम्हारे लिए नहीं है, तो इसलिए मना कर दिया था कि आप ये यूज़ नहीं कर सकते।
बट अब तो वो चले गए, बहुत सालों पहले चले गए, तो ये चेंज कर देना चाहिए था एक्ट के अंदर, बट ये चेंज अभी तक किया नहीं है, ये तभी से लेकर के अब तक ऐसे ही चलता आ रहा है। ठीक है ना। 1/4/2018 को लेट्स से फर्म स्टार्ट हुई, फिर फर्म स्टार्ट हो गई, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। ठीक है ना, हम हमारा यूनिट जो चल रहा है, ठीक है ना, वो चल रहा है रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म यूनिट 3। यूनिट 2 अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, यूनिट 2 मैं बाद में पढ़ाऊंगा, यूनिट 3 चल रहा है। यूनिट 3 में हम रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म पढ़ रहे हैं, और हमने देखा कि रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म जो है वो ऑप्शनल होता है। इज रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म मैंडेटरी अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट? आंसर इज इन इंडिया रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज ऑप्शनल, बट इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इट इज कंपल्सरी। अगर ये ऑप्शनल है तो बाकी स्टेट्स में मर्जी होती है आपको कब रजिस्ट्रेशन करवाना है। अब लेट से आपने एक फर्म तो बना ली, पार्टनरशिप फर्म तो स्टार्ट हो गई 1/4/2018 को, अब आपने 15/8/2022 को जाकर के सोचा कि चलो जी इसको रजिस्टर करवा लेते हैं। तो आपने क्या किया, आपने अपने जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, यानी जितने भी डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन के वक्त चाहिए होते हैं, वो सारे ROF को फाइल किए, ROF यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को फाइल किए कि लो जी हमें अपनी पार्टनरशिप फर्म अब रजिस्टर करवानी है, हमारी आंखें खुल गई हैं 4 साल बाद। ठीक है ना। तो आपने स्टेटमेंट फाइल किए, अब स्टेटमेंट फाइल करने के बाद आपको क्या मिलेगा, अप्रूवल मिलेगा। ROF आपको अप्रूवल देगा कि हाँ जी आज से आप रजिस्टर्ड हो, और आपको क्या दे देगा, अप्रूवल के नाम पर एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देगा। लो जी आपके पास प्रूफ आ गया कि आप रजिस्टर्ड हो। तो कोई आपसे पूछे रजिस्टर्ड हो कि नहीं, तो उसको सर्टिफिकेट दिखा देना। ठीक है ना। अब आप रजिस्टर्ड हो तो ROF क्या करेगा, आपका नाम एंटर कर देगा इन हिज रजिस्टर, अपने रजिस्टर में आपका नाम डाल देगा कि हाँ जी यूपी स्टेट में एक ये पार्टनरशिप फर्म है जो अब हमने रजिस्टर कर लिया, हमारे रिकॉर्ड्स में मैंशनड है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे ROF एंटर्स द नेम इन हिज रजिस्टर। अब क्वेश्चन इज आपकी फर्म किस डेट से रजिस्टर्ड मानी जाएगी, 1/4/2018 से या 15/8/2022 से, या जिस दिन आपको मिला है रजिस्ट्रेशन उस दिन से। तो यहाँ पर लॉ बोलता है कि जिस दिन आपने स्टेटमेंट फाइल कर दिए थे रजिस्ट्रेशन के लिए, उसी दिन से आपको डीम्ड रजिस्टर्ड माना जाता है कि आप उस दिन से रजिस्टर्ड हो हमारे पास। भले ही हमने आपको रजिस्ट्रेशन, आपका नाम अपने रजिस्टर में 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद डाला हो, ठीक है ना, बट हम मानेंगे ये कि आप रजिस्टर्ड कब से हो, 15/8/2022 से हो। तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, इसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि अगर आपसे किसी सप्लायर ने सामान खरीदा या किसी कस्टमर ने आपसे इफ ड्यूरेशन में सामान खरीदा, कौन सी ड्यूरेशन में, जब आपकी फर्म स्टार्ट तो हो गई थी बट आपने रजिस्ट्रेशन करवाया नहीं था और उसने आपको पैसा नहीं दिया, तो क्या आप उसके ऊपर केस कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, नहीं। किस ड्यूरेशन में हुआ है ये काम, इफ ड्यूरेशन में हुआ है। बट अब आपने स्टेटमेंट फाइल करके अपनी फर्म को रजिस्टर करवा लिया, अब आपकी फर्म क्योंकि रजिस्टर हो चुकी है, तो क्या अब आप उस पर केस कर सकते हो? आंसर इज अगेन नो। आप उसके ऊपर सिर्फ तभी केस कर सकते हो अगर वो ट्रांजैक्शन इफ ड्यूरेशन में हुई हो। कौन सी ड्यूरेशन में? इफ ड्यूरेशन में। इससे पहले की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं तब आप अनरजिस्टर्ड थे तो कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगा, वो बोल देगा कि ये ट्रांजैक्शन उस पीरियड को बिलोंग करती है जब तुम रजिस्टर्ड नहीं थे, ये तो ये हम तुम्हारा केस नहीं ले सकते। हम सिर्फ वही केस लेंगे जो तुम्हारे रजिस्ट्रेशन होने के बाद के केसेस हैं, और रजिस्ट्रेशन किस दिन से मान लिया गया है? इस दिन से मान लिया गया है। यानी उस डेट के बाद कोई ट्रांजैक्शन हुई है और पार्टी तुमको पेमेंट नहीं कर रही हो, तो मैं उसके ऊपर केस करना है तो आप कर सकते हो। क्लियर हो गई बात? ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में पूछ लिया जाता है और बच्चों को चीज़ कई बार नहीं पता होती। गॉट इट? एनी डाउट्स? नहीं? ऑनलाइन बच्चों, आदित्य, अर्नव, सुप्रिया एंड सोयांश, एनी डाउट्स? नो सर। गुड। अब सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाली हैं, ध्यान से सुनना और समझना, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम के लिए। व्हाट इज पेनल्टी फॉर लेट रजिस्ट्रेशन? अच्छा, अगर रजिस्ट्रेशन करवाना है तो ऑप्शनल, बट पार्टनरशिप एक्ट ये बोलता है कि आप पार्टनरशिप फर्म क्रिएट करने के 1 साल के अंदर कभी भी करवा लो, हम आपसे कोई पेनल्टी नहीं लेंगे। 1 साल के अंदर करवा लो, कभी पेनल्टी नहीं लेंगे। बट अगर आपने 1 साल के बाद रजिस्ट्रेशन करवाने का सोचा तो हम कर तो देंगे, क्योंकि ऑप्शनल है, आपकी मर्जी, आपको कब करवाना करवाओ, बट हम आपसे लेंगे पेनल्टी। और वो कितनी होगी? वो होगी 100 रुपीज़ पर ईयर की। तो लेट्स से हम एग्जाम्पल लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट्स शैल बी सेंट और डिलीवर्ड टू द ROF विदिन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, यानी जिस दिन आपकी फर्म बनी है उसे 1 साल के अंदर अंदर आपको सारे स्टेटमेंट फाइल कर देने हैं टू द रजिस्ट्रार। इफ द फर्म फेल्स टू रजिस्टर, बट अगर फर्म ये काम नहीं कर पाती, पेनल्टी ऑफ ₹100 पर ईयर और पार्ट देयर ऑफ विल बी चार्ज। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में।
क्वेश्चन क्या होगा कि लेट से आज आपने फर्म रजिस्टर करी, ठीक है ना, या फिर आपने लेट से आज से 2 साल पहले फर्म रजिस्टर करी और आज आपने आज से 1 साल 11 महीने पहले एक फर्म को बनाया, कॉन्स्टिट्यूट किया और आज आप उसको रजिस्टर करवाना चाहते हो, तो क्या आपको पेनल्टी देनी है, हाँ या ना, और अगर हाँ तो कितनी, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको एक्सप्लेन करना है। क्या एक्सप्लेन करोगे, क्या बोलोगे, आप बोलोगे स्टेटमेंट्स शैल बी सेंट or delivered to the ROF within a period of 1 year from the date of constitution of the firm. If a firm fails to register, penalty of ₹100 per year or part thereof shall be charged. In the above case, since the registration if done after 1 year and 11 months, therefore a penalty of ₹200 will be charged. क्योंकि 2 साल हो गए ना। रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, यानी कि आप विदाउट रजिस्ट्रेशन पूरी जिंदगी काट सकते हो, और अगर रजिस्ट्रेशन करवाना है तो 1 साल के अंदर करवा लो, और अगर 1 साल के बाद करवाओगे तो पेनल्टी लगेगी। है ऑप्शनल। देखो ऑप्शनल का मतलब क्या है, करवाना ना करवाना आपकी मर्जी है, करवाना है तो जल्दी करवा लो 1 साल के अंदर, और अगर लेट करवाओगे तो देखो 100 रुपये पर ईयर पेनल्टी देने में किसको दिक्कत है। अगर आपकी पार्टनरशिप हम 20 साल भी पुरानी है तो कितने की पेनल्टी लग जाएगी, 2000 रुपये की। रजिस्ट्रेशन करवा लो, 2000 रुपये कुछ भी नहीं होते। आ रही बात समझ, क्लियर हो गई बात, ठीक है ना। आइए जी, है ऑप्शनल, बट अगर करवा रहे हो तो टाइमली करवा लो, लेट करवाओगे तो पेनल्टी लगेगी 100 रुपये पर ईयर। तो अगर 1 साल 11 महीने का डिले हो रहा है तो पहले साल की पेनल्टी हो गई 100 रुपये, डिले हो गया। अब जैसे ही 1 दिन भी ऊपर हो गया तो 200 रुपये हो गया, 100 रुपये और लग गए, ठीक है ना। यानी कि अगर आपका डिले 2 साल का है तो 200, 7 साल 9 महीने का है तो ये 8 साल की पेनल्टी लगेगी 800 रुपये, 5 साल 2 दिन का है तो भी 6 साल की पेनल्टी लगेगी 600 रुपये। 5 साल 2 दिन से भी 1 भी दिन ऊपर होता है तो उसको पूरा साल कंसिडर किया जाता है। ये है इस पार्ट देयर ऑफ का मतलब, लिखा है ना, और पार्ट देयर ऑफ, इसका ये मतलब है कि अगर 100 रुपये पर ईयर तो लगेगा, बट अगर अगले साल का एक पार्ट भी, एक दिन भी आ गया है तो उसका भी हम 100 रुपये चार्ज कर लेंगे। क्लियर हो गई बात, ठीक है। और पार्ट देयर ऑफ, तो 5 साल 2 दिन हो गए तो भी 600 रुपये लगेंगे, और अगर आपके 8 साल 5 दिन हो गए हैं और अब आप रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट फाइल कर रहे हो तो भी 900 रुपये की पेनल्टी लग जाएगी। 8 साल की 800 रुपये, 5 दिन की 100 रुपये, ठीक है जी, बात समझ आ गई। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, पेनल्टी कैलकुलेट करके लिखने को भी बता सकते हैं, इफ़ यस हाउ मच, ठीक है ना। हाउ मच के लिए आपको बताना पड़ेगा कितनी होगी। आइए जी अगला, व्हाट आर दी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो पहला, अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट स्यू थर्ड पार्टी। सबसे बुरा कॉन्सिक्वेंस तो ये है, इसलिए हम बोलते हैं डिसेबिलिटी मिल जाती है। डिसेबिलिटी है, कोई आपका नुकसान करके आप उसके ऊपर केस तक नहीं कर सकते अगर आप अनरजिस्टर्ड हो तो, ठीक है ना। अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट स्यू थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कैन स्यू अनरजिस्टर्ड फर्म, बट थर्ड पार्टी के पास हमेशा राइट होता है कि वो एक अनरजिस्टर्ड फर्म के ऊपर केस फाइल कर सकती है। हाँ मतलब देखो, एक रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, थर्ड पार्टी तो केस फाइल कर सकती है, ठीक है ना। कॉन्सिक्वेंस देखा जाए तो पहला वाला ही है कि अनरजिस्टर्ड फर्म थर्ड पार्टी को स्यू नहीं कर सकती, बट बुक के अंदर कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर ये भी डाल रखा है, ये बताने के लिए कि भाई अगर एक फर्म अनरजिस्टर्ड है तो ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी भी आपको स्यू नहीं कर सकती, वो कर सकती है। आप नहीं कर सकते बट वो कर सकती है। नो रिलीफ फॉर सेट ऑफ क्लेम ऑफ मोर देन 100, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में कई बार आया है। इसका मतलब क्या है, एक एग्जाम्पल समझाऊंगा वरना आपको समझ नहीं आएगा, अभी समझा रहा हूँ, रुक जाओ। अगला, पार्टनर कैनॉट फाइल सूट अगेंस्ट अनरजिस्टर्ड फर्म। तो एक अनरजिस्टर्ड फर्म है, उसी का पार्टनर क्या अपनी ही फर्म के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है? नहीं। अगर अनरजिस्टर्ड है तो नहीं, रजिस्टर्ड है तो कर सकता है। और पार्टनर्स एक्सेप्ट फॉर डिसोल्यूशन, क्या एक पार्टनर अपनी फर्म पे केस कर सकता है अगर रजिस्टर्ड है? नहीं। क्या एक पार्टनर दूसरे पार्टनर पे केस फाइल कर सकता है अगर रजिस्टर्ड है? नहीं। यानी एक पार्टनर ना अपनी फर्म पे ना दूसरे पार्टनर पे केस नहीं कर सकता, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, पार्टनर्स के बीच लड़ाई हो जाती है तो केस करते हैं, मैं केस कर दूंगा ये बोलते हैं। तो भाई अगर आप केस कर भी रहे हो तो क्या कर भी पाओगे, ये सोचो पहले तो। अगर अनरजिस्टर्ड हो, आंसर इज नो। बट अगर आपकी फर्म डिसॉल्व हो रही है और अब डिसोल्यूशन के वक्त आपके साथ आपका हिसाब ठीक से क्लियर नहीं किया जा रहा है तो आप फर्म या पार्टनर के अगेंस्ट केस कर सकते हो। यानी नॉर्मल सिनेरियो में नहीं कर सकते। अगर आप ये सोच रहे हो कि पार्टनरशिप फर्म भी चलती रहे, बिजनेस भी चलते रहे और फिर भी मैं केस कर दूं, वो पॉसिबल नहीं है। डिसोल्यूशन का वक्त है, फर्म डिसॉल्व की जा रही है, तब आप केस कर सकते हो। ये एक एक्सेप्शन आ गया, ठीक है ना। अ पार्टनर कैनॉट फाइल सूट अगेंस्ट अनरजिस्टर्ड फर्म और पार्टनर्स एक्सेप्ट फॉर डिसोल्यूशन
और फॉर अकाउंट्स एंड रियलाइजेशन ऑफ हिज शेयर ऑन डिसोल्यूशन। तो अगर आपका शेयर ठीक से नहीं मिल रहा है डिसोल्यूशन के वक्त, अगर आपको अकाउंट्स शो नहीं किए जा रहे ठीक से डिसोल्यूशन के वक्त, तो आपके एज अ पार्टनर आपके पास राइट है कि आपको जो भी अकाउंट्स पार्टनरशिप फर्म के आप देख सकते हो, जब चाहे देख सकते हो, मांग सकते हो बाकी पार्टनर्स की, लाओ मुझे अकाउंट्स दिखा दो। एक राइट होता है पार्टनर के इन अ पार्टनरशिप फर्म। और अगर एक पार्टनर आपको मना कर रहे हैं, नहीं दिखाएंगे, जो करना है कर ले, तो क्या आप उसके ऊपर केस कर सकते हो? नॉर्मल सिचुएशन में नो। बट अगर डिसोल्यूशन हो रहा है, डिसोल्यूशन के वक्त भी वो मना कर रहा है, तब आप केस कर सकते हो। तब आप बोल सकते हो कि अब तो डिसॉल्व हो रही है, मैं केस कर दूंगा, और आप कर भी पाओगे। अब आ जाते हैं कॉन्सिक्वेंस में तीसरे पॉइंट पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नो रिलीफ फॉर सेट ऑफ क्लेम ऑफ मोर देन ₹100। तो ये चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं विद एग्जाम्पल। एक ABC एंड कंपनी है पार्टनरशिप फर्म अनरजिस्टर्ड, और एक XYZ एंड कंपनी है पार्टनरशिप फर्म अनरजिस्टर्ड। तो क्या ABC एंड कंपनी XYZ एंड कंपनी पर केस कर सकती है? जो केस कर रहा है उसका स्टेटस देखो क्या है, अनरजिस्टर्ड, तो आंसर इज नो। क्या XYZ एंड कंपनी केस कर सकती है ABC एंड कंपनी पर? नहीं। अगर इनके बीच कुछ भी खराब हो जाता है, कोई डील खराब हो जाती है, कोई डीलिंग में दिक्कत आ जाती है, तो केस करना चाह रही है एक दूसरे के ऊपर, तो क्या कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी, क्योंकि आप अनरजिस्टर्ड हो, तो आप ABC केस नहीं कर सकते XYZ पर। XYZ आप भी अनरजिस्टर्ड, तो आप भी केस नहीं कर सकते ABC पर। तो कैन ABC एंड कंपनी स्यू XYZ एंड कंपनी एंड वाइस वर्सा? तो आंसर इज नो इन बोथ द केसेस एज बोथ आर अनरजिस्टर्ड। ये एग्जाम्पल जो है, ये थर्ड पॉइंट का एग्जाम्पल नहीं है अभी, ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। ये एग्जाम्पल सिर्फ स्यू करने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने लिए हैं। ये वाला एग्जाम्पल देखो, ABC एंड कंपनी रजिस्टर्ड है बट XYZ एंड कंपनी अनरजिस्टर्ड है। तो क्या ABC एंड कंपनी XYZ एंड कंपनी को स्यू कर सकती है? हाँ, क्योंकि रजिस्टर्ड है। बट क्या XYZ एंड कंपनी ABC एंड कंपनी को कर सकती है? नो। तो ABC एंड कंपनी कैन स्यू XYZ एंड कंपनी, बट XYZ एंड कंपनी कांट स्यू ABC एंड कंपनी। अगला एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा वो सेट ऑफ वाला केस। ABC एंड कंपनी रजिस्टर्ड है, XYZ एंड कंपनी अनरजिस्टर्ड है। इसको इसे 1000 रुपये देने हैं, इसको इसे 1000 रुपये देने हैं। तो यानी कि XYZ एंड कंपनी ने ABC एंड कंपनी को कभी 1000 रुपये का सामान बेचा होगा, तो ये इसको बोल रहे हैं मैं तुम्हें 1000 रुपये देने हैं आगे चल के। और ABC एंड कंपनी ने XYZ एंड कंपनी को 1200 रुपये का सामान बेचा होगा, तो XYZ एंड कंपनी को ABC एंड कंपनी को 1200 रुपये देने हैं। अरे बात समझ क्लियर है? तो ABC एंड कंपनी को XYZ एंड कंपनी को 1000 रुपये देने हैं, XYZ एंड कंपनी को ABC एंड कंपनी को 1200 रुपये देने हैं। अब ये दोनों एक दूसरे को रुपये नहीं दे रही। अब केस करना चाहती है ABC एंड कंपनी XYZ एंड कंपनी के ऊपर कि ये मेरे 1200 रुपये मुझे नहीं दे रही। तो क्या ABC एंड कंपनी केस कर सकती है? रजिस्टर्ड है, कर सकती है। क्या XYZ एंड कंपनी केस कर सकती है? क्योंकि अनरजिस्टर्ड है तो नहीं कर सकती। बात क्लियर है? ठीक है ना? यानी कि ABC एंड कंपनी तो उसके ऊपर केस फाइल कर देगी 1200 रुपये का कि मेरे 1200 रुपये दो, बट XYZ एंड कंपनी ABC एंड कंपनी पर काउंटर केस नहीं कर सकती 1000 रुपये का। ये बात क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। अब XYZ एंड कंपनी डिड नॉट पे 1200 टू ABC एंड कंपनी, ठीक है ना? XYZ ने ABC को ये 1200 रुपये नहीं दिए, ABC एंड कंपनी स्यूड XYZ एंड कंपनी फॉर ₹1200। तो ABC एंड कंपनी ने XYZ एंड कंपनी को 1200 रुपये के लिए स्यू कर दिया। कैन ABC एंड कंपनी स्यू XYZ एंड कंपनी? तो क्या ABC एंड कंपनी XYZ एंड कंपनी को स्यू कर सकती है? यस, सिंस ABC कंपनी इज रजिस्टर्ड, ABC एंड कंपनी इज रजिस्टर्ड। अगला, नाउ ये हाउ नहीं है, नाउ है। नाउ XYZ एंड कंपनी वांट्स टू एडजस्ट 1000 रुपये विच ABC एंड कंपनी हैज़ टू पे टू XYZ एंड कंपनी। अब देखो, ये इसके ऊपर केस तो नहीं कर सकती क्योंकि अनरजिस्टर्ड है, बट एक कोर्ट में जाकर के क्या बोल रही है कि सुनो कोर्ट, मुझे इसको 1200 रुपये देने में मानती हूँ, इसने केस फाइल किया 1200 रुपये का, मुझे देने में मानती हूँ, बट इसको भी तो मुझे 1000 रुपये देने, ये भी तो मुझको नहीं दे रही। तो एक काम करो, मैं तो केस फाइल कर नहीं सकती इसके ऊपर क्योंकि मैं अनरजिस्टर्ड हूँ। एक काम करो, ये 1000 रुपये का सेट ऑफ करवा दो, 1000 रुपये का सेट ऑफ करवा दो, और अगर ये 1000 रुपये का सेट ऑफ हो जाएगा तो मैं इसको कितने दूंगी? 200 रुपये दूंगी। हमारा सब क्लियर? अरे बात समझ, पहले मैं इससे 1000 रुपये लेती, फिर मैं इसको 1200 रुपये देती, तो मेरी जेब से तो 200 रुपये जाते हैं। तो मैं काम करती हूँ, मैं 200 रुपये दे देती हूँ और हिसाब क्लियर कर दो। तो क्या कोर्ट इस चीज़ को अलाउ करेगा? दिस इज पॉइंट नंबर 3 कि क्या रिलीफ मिल सकता है आपको सेट ऑफ का ऑफ अ क्लेम ऑफ मोर देन ₹100? आंसर इज नो, नो रिलीफ फॉर सेट ऑफ अ क्लेम ऑफ मोर देन ₹100।
अगर ये 1000 रुपये की जगह 100 रुपये का क्लेम होता तो मिल जाता। अगेन आपके दिमाग में आएगा सर 100,000 रुपये की बातें कर रहे हैं, आज की डेट में लाखों के ऊपर केस होते हैं, 100 रुपये के ऊपर तो कोई केस भी नहीं करता, ठीक है ना। अगेन 1932 का एक्ट है, उस वक्त 100 रुपये बहुत बड़ी चीज़ होते थे, ठीक है ना। उस वक्त 100 रुपये भी एक बड़ी चीज़ होते थे, उस वक्त का ये लॉ है, इसको चेंज नहीं किया गया। बट आज ये फिगर कम से कम 1 लाख रुपये तो होनी चाहिए, ठीक है ना, कि अगर आपका सेट ऑफ 1 लाख से ऊपर का है तो फिर आप नहीं कर सकते, 1 लाख तक का है तो सेट ऑफ कर सकते हो इवन इफ़ यू आर अनरजिस्टर्ड, और रजिस्टर्ड हो तो कितने का भी सेट ऑफ करो, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। बट ये अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में वो पुराने ज़माने का ही चल रहा है, 100 रुपये का ही सेट ऑफ की यहाँ पे लिमिट है, तो 100 रुपये का आपको याद रखना है। यहाँ पे वही लिखा है, नाउ XYZ एंड कंपनी वांट्स टू एडजस्ट 1000 which ABC एंड कंपनी हैव टू पे टू XYZ एंड कंपनी, कैन XYZ एंड कंपनी एडजस्ट 1000 रुपये, क्या XYZ एंड कंपनी 1000 रुपये एडजस्ट करके इसको 200 रुपये दे सकती है? आंसर इज नो, सिंस अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट सेट ऑफ अ क्लेम ऑफ मोर देन ₹100, क्योंकि एक अनरजिस्टर्ड फर्म 100 रुपये से ऊपर का क्लेम सेट ऑफ नहीं कर सकती। क्लियर हो गई बात? इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए। अब आपको मैंने पहली क्लास में क्या बोला था कि लॉ, बिजनेस लॉ एज अ सब्जेक्ट क्या है, लॉ होते क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। आपको क्या पढ़ना है? आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ने हैं। अब पार्टनरशिप एक्ट के अंदर किसके रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ेंगे? पार्टनरशिप के। क्या हम पार्टनरशिप के ही रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ रहे हैं? हम लोगों ने स्कूल लेवल पे थोड़े बहुत तो पढ़े हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो पार्टनर्स इक्वली प्रॉफिट शेयर करते हैं, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं देना पड़ता पार्टनर्स को, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स को कितना मिलता है? 6% मिलता है। ये पढ़ा है, ये सारी बातें भी इसी एक्ट के अंदर लिखी हैं। यूनिट 2 में पढ़ाऊंगा, अभी तो हम यूनिट 3 पर आ गए हैं एकदम से। यूनिट 2 के अंदर ये सारी बातों का जिक्र किया गया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा थ्योरी ज़्यादा है, उसमें प्रैक्टिकल ज़्यादा कुछ है नहीं, है तो ये भी थ्योरी बट ये थोड़ा इंटरेस्टिंग थ्योरी है, थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ है। क्लियर है? तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन है जो आपको पता होने चाहिए। नोट, अ रजिस्टर्ड फर्म कैन स्यू थर्ड पार्टी ओनली इफ पार्टनर नेम्स आर मेंशन्ड इन रजिस्टर ऑफ फर्म्स मेंटेन्ड बाय आरओएफ। तो अ रजिस्टर्ड फर्म कैन स्यू थर्ड पार्टी, एक रजिस्टर्ड फर्म थर्ड पार्टी को स्यू कर सकती है ओनली इफ, बट सिर्फ तभी अगर पार्टनर के नाम रजिस्टर ऑफ फर्म्स के रजिस्टर में मेंशन्ड है। इसलिए मैंने बोला था कि कोई भी चेंज आया है तो अपडेट करवा दो, आरओएफ को अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दे दो कि हमारी पार्टनरशिप में एक पार्टनर आया है, एक पार्टनर गया है, जो उसकी डिटेल्स ये है, तो रजिस्टर ऑफ फर्म अपने रजिस्टर में वो अपडेटेड डिटेल्स मेंशन कर लेगा। क्योंकि अगर उसके रजिस्टर में, उसके रिकॉर्ड्स में आउटडेटेड डिटेल्स है, पुरानी डिटेल्स है, उसके बाद चेंजेस हो गए और वो डिटेल आपने मेंशन नहीं करवाई, तो आप केस नहीं कर सकते। इवन इफ यू आर रजिस्टर्ड, फिर भी केस नहीं कर सकते थर्ड पार्टी के ऊपर। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, तो रजिस्टर होना अच्छी बात है, बट रजिस्ट्रेशन के बाद कोई चेंजेस हो रहे हैं आपकी पार्टनरशिप में, कोई नया पार्टनर आ रहा है, कोई पार्टनर जा रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आरओएफ को दो, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि तभी आपके रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट उठा पाओगे, वरना उठा ही नहीं पाओगे। आइए जी, एबीसी आर पार्टनर्स, एक 2011 को फर्म को रजिस्टर करवा लिया, ठीक है ना, फर्म को रजिस्टर करवा लिया। 2020 यानी 9 साल बाद ए डाइड एंड डी ज्वाइन द फर्म, ए की मृत्यु हो गई और डी ने पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन कर लिया। तो अब कितने पार्टनर्स हैं? बी, सी एंड डी, ये तो गया, ठीक है ना। अब इस ड्यूरेशन में आरओएफ नॉट अपडेटेड आफ्टर डी एडमिशन, यानी कि अब क्योंकि डी का एडमिशन हुआ था और ये गया था, तो क्या इस डेट पर जब ये काम हुआ था आरओएफ को आपको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी कि रजिस्टर ऑफ फर्म्स हमारी फर्म में चेंज हुआ है, रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, ए गया है और डी आया है, बट इनने कुछ बताया नहीं। और 2001 में क्या हुआ? बी, सी एंड डी फाइल्ड सूट अगेंस्ट मिस्टर एक्स, इन तीनों पार्टनर्स ने मिलकर के मिस्टर एक्स यानी कि थर्ड पर्सन के अगेंस्ट केस कर रहा। क्या ये केस मेंटेनेबल इन लॉ है? क्या कोर्ट्स इसको एंटरटेन करेंगे? नहीं, बोल देंगे भाई साहब आप की जो डिटेल्स आरओएफ में है उसमें एबीसी पार्टनर्स हैं, और आज की डेट में जब आप एक केस कर रहे हो तो बीसीडी पार्टनर्स हैं। ये तो पार्टनरशिप चेंज ही हो गई आपकी, पार्टनरशिप हम क्या हो गई? रिकॉन्स्टिट्यूट हो गई, चेंज हो गई, क्या हो गई? रिकॉन्स्टिट्यूट हो गई, चेंज हो गई। अब जो आप हो इसकी तो डिटेल्स ही नहीं आ रहा उसके पास, तो हम ये केस नहीं एंटरटेन करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि केस एंटरटेन हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए था? आपको ये चेंज होने के बाद आरओएफ को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि हमारे यहाँ ये चेंज हुआ है, एज सुन एज पॉसिबल करवा दो। देखो अगर सुनो, अगर आप इस दिन चेंजेस करवा देते और इसके बाद फिर केस होता तो वो एंटरटेन हो जाता।
अगर केस पहले का है, चेंजेस बाद में है, तो भी एंटरटेन हो जाएगा। यानी जब आप कोर्ट के पास जा रहे हो तो कोर्ट के पास अपडेटेड डिटेल्स होनी चाहिए, उसको ये पता होना चाहिए कि आप जो रजिस्ट्रेशन है वो इन पार्टनर्स का है। क्लियर हो गई बात? ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि अगर आपको किसी पर केस फाइल करना है तो पहले आरएफ को अपडेटेड डिटेल्स दे दो, अपडेटेड डिटेल्स पहुंच गई उसके पास, कोर्ट के पास लेटेस्ट डिटेल्स आ गई है, अब आप केस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गई बात? ठीक है। आइए जी, इफ दिस केस मेंटेनेबल इन लॉ, क्या ये केस मेंटेनेबल है इन लॉ? नो, सिंस नेम्स ऑफ एबीसी आर मेंशन्ड इन रजिस्टर एंड इट इज नॉट अपडेटेड आफ्टर डीज एडमिशन, और रजिस्टर को जो है अपडेट नहीं किया गया आफ्टर डीज एडमिशन, तो केस जो है वो मेंटेनेबल इन लॉ नहीं है। वैसे मैं आपको एक चीज़, इस चीज़ पे ना कंफर्मेशन दूंगा अगली क्लास में। मुझे ये तो 100% श्योर है कि अगर आपने इस डेट पर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आरओएफ को दे दी है और इस डेट के बाद कोई केस हो रहा है तो वो तो एंटरटेन हो जाएगा। बट अगर केस पहले का है, और आपने बाद में अपडेट करवाई डिटेल्स कि यार ये इसने हमसे सामान तो खरीद लिया था पहले, अभी हमें पैसे दे नहीं रहे, इस पर केस करना है, अब केस कर नहीं पाएंगे, चलो जी इस डेट पर हम क्या करते हैं, अपडेट करवा लेते हैं अपने आरओएफ के रिकॉर्ड्स को, अब केस कर देंगे आगे चल के। तो क्या कोर्ट इस केस को एंटरटेन करेगा कि नहीं करेगा? मेरे हिसाब से तो कर लेना चाहिए, बट फिर भी मैं आपको श्योरिटी दूंगा, मुझे 2-4 केस लॉस या कभी ना कभी कोई केस हुआ होगा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लॉ के अंदर इस चीज़ पर कोई बात नहीं की गई है, बुक के अंदर कोई बात नहीं की गई है, बुक इज़ एब्सोल्युटली साइलेंट अबाउट दिस। तो अगर तो बुक में लिखा होता तो मैं आपको बता देता, बुक में कुछ लिखा नहीं है तो मैं आपको श्योरिटी से बता नहीं सकता, बट पूछ पाछ करके किसी से बातचीत करके आइडिया लग जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, इससे भी पहले का केस हो, देखो उसके लिए भी आरओएफ के रिकॉर्ड्स अपडेटेड होने ज़रूरी हैं, ठीक है ना। हो सकता है कि सप्लायर किसी थर्ड पार्टी ने आपसे इस दिन सामान खरीदा हो, फिर एक ही डेथ हो गई, वो भी आ गया हो, और फिर आप आगे चल के केस करना चाह रहे हो। अब जब आप केस करने जाओगे तो आप अपने आप को एज अ BCD पार्टनरशिप में रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है ना। ये तो है नहीं उसमें, क्योंकि एक ही डेथ हो चुकी है, और जब का ये केस है तब ए भी था, तो कोर्ट को चेन मिल जाएगा कि हाँ भाई आपने पहले आपकी जो आरओएफ के बाद डिटेल्स थे उसमें ABC था, फिर एक ही डेथ हो गई, डी आ गया, तो आपने अपडेटेड डिटेल्स हमको दे दी थी, आप एज पर लॉ सारी चीज़ें ठीक कर रहे हो, तो क्या हमारे पास कोई वजह नहीं है कि आपका केस रिजेक्ट किया जाए, तो केस एक्सेप्ट कर लेगा वो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अपडेटेड डिटेल्स होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जाओ। चलिए, ये बात समझ आ गई आप लोगों को? आइए जी, व्हाट आर दी एक्सेप्शंस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। अब देखो यहाँ पर बुक के अंदर जो बातें लिखी गई हैं थोड़ी थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी इन द सेंस एक्सेप्शंस नहीं होना चाहिए था उनको, बट अभी फिलहाल ये बात कर रहे हैं व्हाट आर दी एक्सेप्शंस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, यानी कि अगर आप नॉन रजिस्टर्ड हो, ठीक है ना, तो आपके पास कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, आपके पास कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं। क्या कॉन्सिक्वेंस आता है? सबसे बड़ा कि आप केस नहीं कर सकते थर्ड पार्टीज पर। एक, अगर आप पार्टनर पे भी केस करना चाह रहे हो या पार्टनरशिप फर्म पे केस करना चाह रहे हो, वो भी नहीं कर सकते। फिर अगर आपका लॉस 100 रुपये तक का है तो सेट ऑफ करवा सकते हो, बट 100 रुपये से ऊपर का आपका सेट ऑफ है तो आप वो भी सेट ऑफ नहीं करवा सकते। सब कहते हैं कॉन्सिक्वेंसेज थे नॉन रजिस्ट्रेशन के। अब हम उनके एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं। एक्सेप्शंस का क्या मतलब है कि किन केसेस में ये कॉन्सिक्वेंसेस अप्लाई नहीं होंगे, जो हमारे साथ गलत, जो हमारे कुछ डिसएडवांटेजेस हो, डिसएडवांटेजेस हमारे ऊपर डिसएडवांटेज नहीं बनेंगे। तो लिखा, देखो टॉपिक तो ये है, बट इसके अंदर बातें ऐसी लिखी गई हैं जो आपको पहले से पता है, और आपको पता है कि ये कॉन्सिक्वेंस का एक्सेप्शन तो नहीं है, ये अभी भी उसका एक्सटेंशन है एक तरीके से। द राइट ऑफ थर्ड पार्टीज टू स्यू द फर्म और एनी पार्टनर। तो देखो, एक थर्ड पार्टी पार्टनर को या किसी भी पार्टनर को या फर्म को स्यू कर सकती है, ठीक है ना। अब देखो अगेन, क्या ये कॉन्सिक्वेंसेस का एक्सेप्शन है? नहीं, ये तो कॉन्सिक्वेंस में भी लिखा हुआ था ना, ये बात अभी भी लिखी है, तो एक्सेप्शन तो नहीं है। आगे, द राइट ऑफ पार्टनर्स टू स्यू फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। अब देखो,
मैंने बुक में जो बात लिखी है वही बातें इन पॉइंट्स में लिखी हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं खुद ही के कॉन्ट्रडिक्शन में चीज़ें लिख रहा हूँ, क्योंकि बुक में है, लॉ में लिखा है तो मैंने भी लिख दिया है। अब लॉ में ऐसी बातें लिखी गई हैं तो मुझे लिखनी पड़ती हैं, मैं मना नहीं कर सकता। आइए जी, द राइट ऑफ पार्टनर्स टू स्यू, क्या लिखा है, द राइट ऑफ पार्टनर्स टू स्यू फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म और फॉर द सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ द डिसॉल्व्ड फर्म और ऑफ फॉर रियलाइजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द डिसॉल्व्ड फर्म। देखो ये बात भी वहाँ पे लिखी हुई थी कि पार्टनर के पास राइट है फर्म को या पार्टनर्स को स्यू करने का, बट किस वक्त है, जब डिसोल्यूशन का वक्त होता है उस वक्त। यहाँ पर भी लिखा था, यहाँ पर भी लिखा है, तो अगेन एक्सेप्शन तो नहीं है, ठीक है ना। वही मैं आपको बोल रहा था कि वही बातें लिखी हुई हैं, उनका एक्सटेंशन भी है यहाँ पर, बट बातें वही हैं। द पावर ऑफ एन ऑफिशियल असाइनी रिसीवर ऑफ कोर्ट टू रियलाइज द प्रॉपर्टी ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर एंड टू ब्रिंग एन एक्शन। ये पॉइंट मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ, थोड़ा डिटेल में समझाना पड़ेगा तब समझ आएगा। द राइट टू स्यू और क्लेम अ सेट ऑफ इफ द वैल्यू ऑफ स्यूट डज नॉट एक्सीड 100 इन वैल्यू। तो देखो उसी का एक्सटेंशन है कि अगर 100 रुपये से ऊपर का सेट ऑफ है तो नहीं कर सकते, बट 100 रुपये तक का है तो कर सकते हो। वही बात यहाँ पे लिख दी कि अगर एक पार्टनर के पास राइट है, पार्टनरशिप फर्म के पास राइट है टू स्यू और टू क्लेम अ सेट ऑफ इफ द वैल्यू ऑफ स्यूट डज नॉट एक्सीड 100 इन वैल्यू। यानी कि अगर देखो दो चीज़ें हैं, आपके 100 रुपये नहीं दे रहा एक बंदा और आप अनरजिस्टर्ड हो, क्या आप केस कर सकते हो, 100 रुपये क्लेम कर सकते हो और सेट ऑफ करवा सकते हो 100 रुपये तक का, वो भी करवा सकते हो, दोनों चीज़ अलाउड है, ठीक है ना। आप राइट टू स्यू भी है आपके पास और राइट टू क्लेम अ सेट ऑफ भी है आपके पास अगर 100 रुपये तक का क्लेम है तो, ठीक है ना। अगला, द राइट टू स्यूट एंड प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड बाय लीगल हायर्स ऑफ अ डिसीज्ड पार्टनर ऑफ अ फर्म फॉर अकाउंट्स ऑफ द फर्म और टू रियलाइज द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। अब सुनो, राइट टू स्यूट एंड प्रोसीडिंग इनिशिएटेड बाय लीगल हायर ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर। अगर एक पार्टनर की डेथ हो गई है तो उसको हम बोलते हैं डिसीज्ड पार्टनर। उसके जो लीगल हायर्स होते हैं यानी उसकी बीवी बच्चे मम्मी पापा जो भी हैं, क्या वो पार्टनरशिप फर्म के ऊपर केस कर सकते हैं? कर सकते हैं, बट अगेन कब? ऑफ द फर्म फॉर अकाउंट्स ऑफ द फर्म और टू रियलाइज द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। अगर एक पार्टनर की डेथ के बाद पार्टनर्स जो बचे हुए पार्टनर्स हैं वो जो डिजीज्ड पार्टनर के लीगल हायर्स को अकाउंट्स शो नहीं कर रहे, वो उनके क्लियर जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी जैसे एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो कई बार उसका जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन होता है, जो भी उसके प्रॉफिट शेयर होते हैं, वो किसको दे दिए जाते हैं? लीगल हायर्स को दे दिए जाते हैं कि भाई आपका एक बंदा था जो पार्टनर था हमारे यहाँ, उसका एक कैपिटल था, ये प्रॉफिट शेयर था, ये लो जी पकड़ो। अब वो हिसाब क्लियर ही नहीं कर रहे हैं, तो इन केसेस में लीगल हायर्स कैन स्यू दी पार्टनर और दी पार्टनरशिप फर्म। ये बात समझ आ गई? क्लियर है? ये पॉइंट भी आपका क्लियर है। तो सारे पॉइंट क्लियर है, बस एक पॉइंट होल्ड पर है, थर्ड पॉइंट, इसको समझा दूँ अब, ठीक है ना। क्या है सुनिएगा। द पावर ऑफ एन ऑफिशियल असाइनी या रिसीवर ऑफ कोर्ट टू रियलाइज द प्रॉपर्टी ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर एंड टू ब्रिंग एन एक्शन। जब भी एक पर्सन को दिवालिया घोषित करना होता है, सुना आपने मूवीज में सुना होगा कि इसको दिवालिया घोषित हो गया, यानी वो इंसॉल्वेंट हो गया। तो ये इंसॉल्वेंट घोषित करता कौन है? क्या मैं खुद ही कर दूं कि मैं दिवालिया घोषित हो गया हूं? नहीं, कोर्ट करता है, ठीक है। तो आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है कोर्ट को कि कोर्ट सुनो, मुझे दिवालिया घोषित कर दो। जो मेरे पीछे पड़े हुए हैं मेरे सारे लोन वोन और जितने भी जिनसे मैंने पैसे लिए थे वो डेली आके धमकी देते रहते हैं, मुझे दिवालिया घोषित कर दो। मैं उनको दिखा दूंगा, लो जी मैं दिवालिया घोषित हो गया हूँ, अब मैं मुझसे मत एक्सपेक्ट करो कुछ, मेरे पास कुछ नहीं है, और जो भी करेगा कोर्ट करेगा। अरे बात समझ। तो अगर एक पार्टनर ने अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कराने के लिए कोर्ट में अर्जी डाल रखी है, तो कोर्ट क्या करता है? कोर्ट एक ऑफिशियल असाइनी अपॉइंट करता है या फिर रिसीवर ऑफ कोर्ट अपॉइंट करता है, एक ही चीज़ है। और उस पर्सन को क्या बोलता है कि भाई सुन, ये पार्टनर ने अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करवाने के लिए एप्लीकेशन दी है, अब तुझे क्या काम करना है? तुझे इसके सारे एसेट्स अटैच करने हैं, अपने पास रखने हैं, इनको बेचना है, बेचने के बाद जो भी पैसा आएगा उससे इसकी सारी लायबिलिटीज़ क्लियर ऑफ करनी है, और जो बच गई वो बच गई, वो बेड डेट हो जाएंगे, बेड डेट हो जाएगा उन लोगों के लिए, ठीक है ना। यानी कि लेट से मैंने ए और बी से लोन लिया था और मैं डिक्लेयर हो गया इंसॉल्वेंट, अब मेरे ऑफिशियल असाइनी ने मेरे सारे प्रॉपर्टी ज्वेलरी एसेट सब बेच दिए और उनको आधा आधा पैसा मिल गया, तो बाकी आधा आधा बचा हुआ मुझसे अब ले नहीं सकते, वो क्या हो गया? वो उनका बेड डेट हो गया। क्लियर हो गया बात? किसी एक ही का हो पाया पूरा उसमें तो एक को दे दिया और दूसरे के लिए क्या हो गया? बेड डेट हो गया। तो ऑफिशियल असाइनी का काम क्या होता है? जो भी लिक्विडेशन का प्रोसेस है उसको फाइनलाइज करना, कि भाई पार्टनर के सारे एसेट्स लो, अपने पास अटैच करो, उनको फिर बेचो बैठ करके, और बेचने के बाद जितने भी उसकी लायबिलिटीज़ हैं उनको पे ऑफ करो और ख़त्म करो।
और जैसे ही ऑफिशियल रिसीवर ये काम कर देता है वो कोर्ट को बता देता है कि भाई मैंने अपना काम ठीक से कर दिया, मेरी फीस दो, उसकी फीस दी जाती है बाय कोर्ट, और फिर वो कोर्ट बोल देता है जी आज से तुम क्या हो, इंसॉल्वेंट हो, तुम्हारे पास कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा, ठीक है ना। अब इसमें एक्सेप्शन क्या है सुनो, द पावर ऑफ एन ऑफिशियल असाइनर रिसीवर ऑफ कोर्ट टू रियलाइज द प्रॉपर्टी ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर और टू ब्रिंग एन एक्शन। अगर एक इंसॉल्वेंट पार्टनर है, ठीक है ना, उसकी कोई भी प्रॉपर्टी है, अगर उस रुको दोबारा, द पावर ऑफ ऑफिशियल असाइनर रिसीवर ऑफ कोर्ट टू रियलाइज द प्रॉपर्टी ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर और टू ब्रिंग एनी एक्शन, यानी कि अगर एक पार्टनरशिप फर्म अनरजिस्टर्ड है तो क्या इस केस में भी एक ऑफिशियल रिसीवर असाइनी पार्टनर के बिहाफ पर केस कर सकता है? इसका पॉइंट है ये। जैसे पार्टनर का कहीं पैसा अटका हुआ है, ठीक है ना, तो अब पार्टनर तो केस कर नहीं सकता उसके ऊपर, क्यों? क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म का है। क्या ऑफिशियल असाइनी उसके बिहाफ पर केस करके उसकी चीज़ें ले सकता है, किसी से रिकवर कर सकता है? उसकी बात की जा रही है यहाँ पर। तो इसका आंसर है हाँ। हाँ, जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है क्या वो केस कर सकता है नॉर्मल सिचुएशंस में? नहीं, क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप का पार्टनर है। बट अगर उसके कोई एसेट्स हैं जो उसने किसी को दे रखे हैं, या कोई भी उसका प्रॉफिट शेयर है जो उसको कहीं से मिलना है, पार्टनरशिप फर्म से लेट से मिलना है, ठीक है ना, तो क्या उस चीज़ के लिए एक ऑफिशियल असाइनी ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर केस करके उन लोगों से पार्टनर की वो चीज़ें ले सकता है? इसका ये पॉइंट है। समझो, ऐसे समझो कि ABCD 4 पार्टनर्स थे। ए पार्टनर ने बोल दिया मुझे डिक्लेयर कर दो इंसॉल्वेंट, कोर्ट पे अर्जी लगा दी। अब ए पार्टनर का कैपिटल कंट्रीब्यूशन था पार्टनरशिप फर्म में, प्लस उसने बाकी कुछ लोगों को लोन्स भी दे रखे थे, किसी एक बंदे को उसने और भी कुछ एसेट्स दे रखे थे। पार्टनरशिप फर्म में भी उसका प्रॉफिट शेयर मिलना था और कुछ एसेट्स भी थे। अब पार्टनर अपने बोल रहा है बाकी पार्टनर्स को कि मेरा पैसा दो, वो बना कर रहे नहीं देंगे, जो करना है कर ले। वो केस भी नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है ना। अब इस केस में वो पार्टनर गया क्या कोर्ट के पास, वो बोला कि लो जी मुझे इंसॉल्वेंट घोषित कर दो, एक ऑफिशियल असाइनी बिठाओ और वो मेरी प्रॉपर्टी अटैच करेगा और सारा पैसा उससे निकाल करके जो भी मेरे लोन्स हैं उन सबको क्लियर करेगा। अब इस केस में कोर्ट ने क्या किया, एक ऑफिशियल असाइनी अपॉइंट किया के बिहाफ पर। अब वो जो ऑफिशियल असाइनी है क्या वो फर्म के ऊपर केस करके वो निकलवा सकता है पार्टनर के एसेट? उसकी बात कर रहे हैं हम, कर सकता है। ये है एक्सेप्शन। आ रही बात समझ? तो बोल सकता है कि भाई मैं ऑफिशियल असाइनी हूँ ए का और ये इंसॉल्वेंट घोषित हो रहा है, कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं और अगर तुम इसका हिसाब क्लियर नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पर केस कर सकता हूँ। आई कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट यू। आ रही है? ठीक है। द पावर ऑफ ऑफिशियल असाइनी या रिसीवर ऑफ कोर्ट टू रियलाइज द प्रॉपर्टी ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर एंड टू ब्रिंग एन एक्शन। हाँ जी, कोई डाउट? हाँ, तब की बात हो रही है। और अगर डिसॉल्व हो रही है तो वो वैसे भी केस कर सकता है, वो तो हमने ऊपर ही पढ़ लिया। अगर एक पार्टनरशिप हम डिसॉल्व हो रही है और उसके चीज़ें नहीं मिल रही उसको, तो हमने पढ़ा ना पहले कि इन दैट सिचुएशन पार्टनर पर या पार्टनरशिप फर्म पे केस करके अपनी चीज़ें निकलवा सकता है। बट यहाँ पे फर्म डिसॉल्व नहीं हो रही है, यहाँ पे फर्म कंटिन्यू है, बस एक पार्टनर वो हो रहा है अपना एक तरीके से। देखो ज़रूरी नहीं है, पहले इस बात को भी समझो, ज़रूरी नहीं है कि एक पार्टनर ही अपने आप को इंसॉल्वेंट घोषित करने की एप्लीकेशन कोर्ट में दे। अगर किसी भी पर्सन को इंसॉल्वेंट घोषित करना है, डिक्लेयर करना है, तो उसकी एप्लीकेशन पार्टनर खुद भी दे सकते हैं, बाकी पार्टनर मिलके भी दे सकते हैं और कोई फ्रेंड ऑफ अ पार्टनर भी दे सकता है। यानी किसी भी पर्सन का फ्रेंड हो या उसके पार्टनर्स हो या उसके रिलेटिव्स हो या वो खुद, ये सारे लोग एलिजिबल होते हैं टू गिव एप्लीकेशन टू द कोर्ट टू डिक्लेयर एनी पर्सन इंसॉल्वेंट। अरे बात समझ? तो हो सकता है किसी और पर्सन ने दे दिया हो कि भाई ये बंदा मेरे पैसे नहीं दे रहा है, लेकर के बैठ गया, इसको इंसॉल्वेंट घोषित करो। इंसॉल्वेंट घोषित करोगे तो उसके एसेट्स बेच करके मेरा कुछ तो पैसा मिलेगा मुझको। अरे बात समझ? तो इस केस में वो निकलना तो नहीं चाह रहा था पार्टनरशिप फर्म से, बट अब उसका हिस्सा पार्टनरशिप फर्म में है, तो ऑफिशियल असाइनी क्या करेगा? पहले तो मांगेगा पार्टनर से कि लो जी इसका हिस्सा दो, नहीं देंगे तो केस करके ले लेगा। गॉट इट? ठीक है ना। नहीं, फिर वो एप्लीकेशन डालेगा पहले डिसोल्यूशन की,
पहले तो बोलेगा कि कोर्ट मुझे ये ज़बरदस्ती रखा हुआ है होल्ड करके, मैं इस फर्म को डिसॉल्व करवाना चाहता हूँ, डिसॉल्व की एप्लीकेशन डालेगा। फिर जब डिसॉल्व की एप्लीकेशन डालेगा फर्म का डिसोल्यूशन शुरू होगा, फिर वो एप्लीकेशन डाल करके केस के लिए वो कर सकता है। उसको 2 एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, एक डिसोल्यूशन की देनी पड़ेगी पहले, ठीक है ना, क्योंकि पार्टनर का राइट होता है ये कि अगर उसे नहीं रहना तो ज़बरदस्ती आप नहीं रख सकते। अगर वो जाना चाहता है जाने दो, फर्म डिसॉल्व चाहता है करो, ठीक है ना। वो आप नहीं चाहोगे तो केस एप्लीकेशन दे करके कोर्ट में डिसोल्यूशन के लिए अप्लाई कर सकता है। पहले डिसोल्यूशन के लिए अप्लाई करेगा, फिर डिसोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। फिर वो बोलेगा अब तो डिसोल्यूशन और अब तो मेरा पैसा दो, तब भी नहीं देंगे तो केस करके अब वो बोलेगा कि अब डिसोल्यूशन का वक्त है फिर भी मेरा पैसा नहीं दे रहे, तो केस करके वो पैसा अपना वापस ले सकता है। क्लियर हो गई बात? हाँ। हाँ नहीं, बट एसेट आएगा कहाँ से? मतलब देखो अगर वो एसेट आ रहा है तो फिर वो एसेट उसने खरीदा होगा आफ्टर बिकमिंग इंसॉल्वेंट, क्योंकि जब वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया उसके बाद खरीदा होगा, उसके बाद उसने अपनी संपत्ति दोबारा बनाना शुरू किया होगा, उसने बोला आई विल स्टार्ट माई लाइफ फ्रॉम स्क्रैच। लेकिन अब वो अगर अपने एसेट्स बनाना शुरू कर रहा है और अब वो जो भी चीज़ें बना रहा है उसमें अब उसको कुछ नहीं बेचना पुराने ड्यूज क्लियर करने के लिए। क्लियर हो गई बात? आइए जी, मतलब एक तरीके से समझ लो इंसॉल्वेंसी के बाद एक इंसान का रीबर्थ होता है, ठीक है ना, रीबर्थ होता है। अब वो दोबारा से उसका क्योंकि सब कुछ खत्म हो चुका होता है, कोर्ट्स जो है उसकी सारी प्रॉपर्टी बेच बूझ करके सारा पैसा निकाल करके जो भी उसकी लायबिलिटीज़ होती है जितनी क्लियर हो सकती थी सारी क्लियर कर चुके होते हैं। अब बाकी लोग भी ये जानते हुए अपने सारे बेड डेट रिकॉर्ड कर लेते हैं कि अब तो नहीं मिलेगा भाई, और अब वो स्क्रैच से कुछ स्टार्ट करता है, तो अब वो जो भी बना रहा है वो उसका खुद का है। अब इसमें वो पास्ट जो भी उसकी लायबिलिटीज़ थे वो पे करने की उसको जरूरत नहीं होती। अगर खुद से करना चाहता है तो कर सकता है, बट कोई केस करके नहीं करवा सकता। उसका नया जन्म है, नए जन्म के नए कर्म, नए कर्मों की नई सजा, ठीक है। वॉट आर द एक्सेप्शंस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन है मैंने आपको बता दिया। तो इसके अंदर जनरली जो बातें लिखी गई हैं वो इधर से ही निकाल के लिखी गई हैं देखा जाए तो, ठीक है ना। ये बातें हमने दोबारा यहाँ पर देख लिया कि लिखी हुई हैं ये वाली बातें, थोड़ा सा एक्सटेंशन है कुछ और कुछ नया भी है। ये जैसे ये वाला ऑफिशियल असाइनी वाला पॉइंट नया था, बाकी उन्हीं का कुछ एक्सटेंशन है। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? तो हम लोगों ने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया और वो था रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। सेक्शन 58 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप एक्ट में टोटल कितने सेक्शन हैं? 74। तो ये 58 सेक्शन था जो हम कर चुके हैं, ठीक है ना। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन वगैरह वगैरह, ये जो बुक में बातें लिखी हैं ये थोड़ी फॉर्मल तरीके से लिखी गई हैं, बट बातें वही सारी लिखी हैं जो हमने पढ़ी हैं अभी, ठीक है ना। लेट रजिस्ट्रेशन ऑन पेमेंट ऑफ पेनल्टी ये हो जाता है 100 रुपये पर ईयर की होती है, पेनल्टी ऑफ 100 रुपीज़ पर ईयर ऑफ डिले और पार्ट देयर ऑफ, ठीक है ना, वही सारी बातें हैं। फिर एनालिसिस आ गया, फिर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन हमने पढ़े 4 पॉइंट, वो चारों पॉइंट ए रहे। क्या क्या थे? नो सूट इन सिविल कोर्ट बाय अ फर्म और को पार्टनर्स अगेंस्ट थर्ड पार्टी, नो रिलीफ टू पार्टनर फॉर सेट ऑफ क्लेम अप टू ₹100, aggrieved partner cannot bring legal action against other partners or firm and third party can sue the firm। तो थर्ड पार्टी फर्म को स्यू कर सकती है, ये भी कॉन्सिक्वेंसेस का ही अंडर आता है। और फिर ये एक्सेप्शंस आ गए जो हमने पढ़े अभी, ठीक है ना, एक्सेप्शंस पढ़े ये सारे, ये वो एक्सेप्शंस आ गए। फिर ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, वैसे तो मैंने आपको हर एक चीज़ एग्जाम्पल के साथ ही बताई है, तो नहीं भी पढ़ोगे काम चल जाएगा। अब आ गया अगला टॉपिक, क्या? डिवोल्यूशन ऑफ फर्म। आइए जी, तो सबसे पहला क्वेश्चन कि एक डिवोल्यूशन ऑफ फर्म और डिवोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, वैसे टाइम हो चुका है, अगली क्लास में करेंगे, 2 बज गए हैं। तो जो छोटा सा 5 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर मैथ्स शुरू करते हैं, PNC, ठीक है ना। 5 मिनट का ब्रेक ले लो। डिवोल्यूशन ऑफ फर्म वर्सेस डिवोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अगली क्लास में शुरू करेंगे। अभी तक कोई डाउट किसी टॉपिक में? हाँ जी, ऑनलाइन बच्चों, आदित्य, अर्नब, सुप्रियन, सोयंश, ये जो हमने अभी पढ़ा रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, इसमें कोई डाउट? ओके, तो 5 मिनट का ब्रेक ले लो, ठीक है ना, 5 मिनट का ब्रेक ले लो इसी लिंक पर, ठीक है ना, इसी लिंक पर। या तो अभी ऑनलाइन अभी रहना चाहो मीटिंग में तो मीटिंग में रह लो, वरना 5 मिनट बाद आ जाना और कंटिन्यू करेंगे अपनी क्लास।